Good morning, student. Today we will start BCom part second EAFF paper first. अपना जो टॉपिक है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया है। लास्ट क्लास में हमने मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट और आज हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो सभी डिटेल से बात करेंगे। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड इंक्रीज कब होता है, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको ट्रांजैक्शन लिखना है या नहीं लिखना है, उसके लिए मेन बात क्या है, करंट अकाउंट और नॉन करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट और नॉन करंट अकाउंट। करंट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट में नॉन करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट एसेट्स मींस फिक्स एसेट्स। तो एक जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। तो आपको ये देखना है कि वो दो अकाउंट है, उसमें एक नॉन करंट हो एक करंट अकाउंट हो, तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको नोट करना है। कहने का मतलब ट्रांजैक्शन फंड फ्लो स्टेटमेंट का रहेगा, ठीक है। दोनों ही करंट के हैं तो ट्रांजैक्शन फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखना है, ठीक है। और दोनों ही नॉन करंट है तो भी आपको नहीं लिखना है। जैसे मैंने बिल्डिंग परचेज की और पेमेंट किया है इक्विटी से, तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश, ठीक है। स्टॉक अकाउंट दिया टू बैंक। इसी प्रकार से बैंक अकाउंट दिया टू डेटास। इस प्रकार से मैंने 3-4 ट्रांजैक्शन लिखे हैं। इससे अपन देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसको नोट करना है या नहीं करना है। फर्स्ट है बिल्डिंग दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों ही क्या है, नॉन करंट अकाउंट है, इसलिए ट्रांजैक्शन आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखना है। क्लियर। दूसरा है बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश, ये ट्रांजैक्शन है वो फंड फ्लो में लिखना है, क्योंकि फंड फ्लो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ट्रांजैक्शन है। बिल्डिंग नॉन करंट है और कैश करंट अकाउंट है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखना होगा। स्टॉक दिया टू कैश, ये ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है, दोनों ही करंट अकाउंट है, इसलिए ये नहीं लिखे जाएंगे। क्लियर। इसके बाद बैंक अकाउंट दिया टू डेटास, बैंक अकाउंट दिया टू डेटास, ये भी आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये भी दोनों ही करंट है, इसलिए नहीं। तो विशेषकर अपने को ध्यान रखना है कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें एक अकाउंट करंट हो एक नॉन करंट हो, वो ट्रांजैक्शन आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में पुट करना है और नहीं करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपके मीनिंग समझ में आ गया होगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन क्या आती है, ठीक है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए स्टूडेंट क्या करना होता है, प्राइमरी कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। और प्राइमरी कैलकुलेशन में अपने को क्या क्या प्राइमरी कैलकुलेशन करनी है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके अकॉर्डिंग अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। कि कुछ ट्रांजैक्शन आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट पॉइंट अपने को करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फर्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा स्टूडेंट वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये अपने को करना है। देन सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में अपने को फिक्स एसेट्स आउटसाइड लायबिलिटीज को है उसके अकाउंट मेंटेन कर, ठीक है, अकाउंट अपने को ओपन करने होंगे। थर्ड में क्या होगा, एडजस्टेड P&L अकाउंट क्रिएट करना है। और फोर्थ में आपको क्या करना होगा, फंड फ्लो क्रिएट करना स्टेप। इस प्रकार से प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसमें अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, देन सेकंड में फिक्स एसेट्स है या आउटसाइड लायबिलिटीज है या शेयर कैपिटल है, इनके अपने को ये अकाउंट क्रिएट करने हैं। फिर लास्ट में जो अकाउंट क्रिएट करना है उसका नाम है एडजस्टेड P&L अकाउंट। P&L अकाउंट अपने को लास्ट अकाउंट बनाना है। जैसे आपने 2-3 अकाउंट या 4-5 अकाउंट आपको क्रिएट करने हैं, तो लास्ट में जो आपको पूरे अकाउंट कंप्लीट हो जाए तो लास्ट का जो अकाउंट है उसको बोलते हैं एडजस्टेड P&L अकाउंट। और लास्ट अपना ये सभी क्या है, ये प्राइमरी कैलकुलेशन है, ये वर्किंग नोट में अपने काम होंगे। मैन अपना ये फंड फ्लो स्टेटमेंट, लास्ट में अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करना है। क्लियर? अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे क्रिएट किया जाएगा, फिक्स एसेट्स ये अकाउंट कैसे स्टार्ट किए जाते हैं, कंप्लीट किए जाते हैं, एडजस्टेड P&L अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाएगा और फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट किया जाएगा। तो अलग अलग इनके पॉइंट हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी बताने वाला हूँ। तो अपना मेन तो टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट, बट इसके लिए प्राइमरी कैलकुलेशन ये रहेगी। अब बात यह है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल सर कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो इसमें अपने को बेस रखना है वो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इसका रखना है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का यूज करके हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्रिएट करेंगे। ठीक है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बेस लेकर, मतलब अपने पास 2 ईयर की बैलेंस शीट क्वेश्चन में देगा, उससे आपको ये देखना है करंट एसेट्स कौन से है, करंट लायबिलिटीज कौन सी है। आई थिंक ये आपको पता होगा। तो आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का यूज करके फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करना है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट तो अपने को ये पता होना चाहिए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में स्टेप कैसे हैं, किस प्रकार से उसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट के लिए मैंने बताइए 4 किए जाते हैं। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें बेस किस पर है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का यूज करके ये पॉइंट कंप्लीट किया जाएगा। कैसे क्रिएट किया जाएगा वो और एक्सप्लेन करूंगा। और फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट में क्या यूज होने वाला है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का यूज करेंगे फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में जो यूज करेंगे वो आगे पॉइंटों में कहीं भी यूज नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट में आपने जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यूज की है वो स्टूडेंट आगे किसी भी पॉइंट में यूज नहीं की जाएगी। इसका जो रिजल्ट आएगा वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट पॉइंट का वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। और आपने जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यूज की है वो आपको कहीं पर भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि वो आपने फर्स्ट पॉइंट में यूज की है। तो फर्स्ट तो आप ये लिख लीजिए कि आपको पूछना कि फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसको क्रिएट करने में
क्या क्या पॉइंट किए जाते हैं, तो आप कहोगे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल किया जाता है। उसके बाद रिक्वायर्ड अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स का है, आउटसाइड लायबिलिटी जैसे कोई लोन है, डिवेंचर है, या शेयर कैपिटल का भी करना हो सकता है, ये अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। लास्ट अकाउंट सर एडजस्टेड P&L का क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है। तो फर्स्ट तो अपने को ये पॉइंट तो पता हो एटलीस्ट कि ये 4 पॉइंट में अपने को ये कंप्लीट किए जाएंगे। अब मैंने बताया आपको कि फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो आप ये नोट कर लीजिए। यस, तो फर्स्ट पॉइंट किसके लिए है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के लिए है। फिर हम बात करते हैं फिक्स एसेट या आउटसाइड लायबिलिटीज। तो फिक्स एसेट्स के अकाउंट या आउटसाइड लायबिलिटीज के क्या करने हैं? अकाउंट क्रिएट करने हैं। तो इसमें अकाउंट्स में मेनली का है, बिल्डिंग का है, मशीन का है, प्लांट का है, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स के जो इन्वेस्टमेंट का जो फिक्स एसेट्स है उसके अपने को क्या है? अकाउंट क्रिएट करने हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज में आपका डिवेंचर है, लोन है, या शेयर कैपिटल का भी आउटसाइड में नहीं होता है वैसे, तो शेयर कैपिटल का भी बना हो सकता है। यहाँ लिख देते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। आउटसाइड में डिवेंचर है, क्रेडिटर्स है, इनके लोन है, इनके अकाउंट बनाए, ठीक है। कहने का मतलब ये करंट का आइटम है, ये नॉन करंट, ठीक है। इसमें करंट आइटम इसमें आएंगे, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट वाले इसमें आएंगे। क्लियर? इसके बाद एडजस्टेड P&L। एडजस्टेड P&L में आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो बेनिफिट्स हुए हैं, लॉस हुए हैं, वो इसमें लिखे हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो बेनिफिट्स हुए हैं, लॉस हुए हैं, वो आपको यहाँ लिखे हैं। जैसे अंडरराइटिंग कमीशन है, इस प्रकार के प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, इस प्रकार से आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। वो अपन करेंगे। गुडविल कितने राइट ऑफ की है, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना है, अंडरराइटिंग कमीशन कितना है, ये सभी यहाँ लिखने हैं। डिवेंचर कितना चार्ज है, वो सभी DR में इसके लिखना है, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखना है। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट लिखा जाएगा। इसमें सोर्स कितने हैं और एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है। सोर्स और एप्लीकेशन की डिटेल लिखी जाएगी। ये काम इसमें किया जाएगा। तो ये आपने 4 पॉइंट लिख लिए हैं। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को किस प्रकार से कैसा स्टेटमेंट क्रिएट करना है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Statement of change in working capital। ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। पर्टिकुलर एरिया है एक पॉइंट करंट एसेट्स। एसेट्स ठीक है। आई थिंक आपको पता है करंट एसेट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने स्टॉक है, कैश है, क्रेडिटर्स है, BR है, बैंक है, ठीक है।
इस प्रकार से प्रीपेड है, ये सभी आपको यहाँ लिखने हैं, यहाँ लिखने हैं। टोटल ए। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे स्टॉक है लास्ट ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज और डिक्रीज। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, पर्टिकुलर ये लास्ट ईयर, ये करंट ईयर। जैसे अपने को ऐसे देखा है 2020, 2019, तो ऐसे आप ईयर लिख देना, ठीक है। आपके पास लास्ट 2 ईयर की डिटेल होगी, बैलेंस शीट होगी, वहां से कहने का मतलब इस फॉर्मेट में जो आप वैल्यू पुट करोगे उसके लिए स्टूडेंट अपने को कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपके पास जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट से देखकर यहाँ वैल्यू पुट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक बताया लास्ट ईयर 10,000, अब 20,000, ये है इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपको ये बताना है कि आपका स्टॉक लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, आपको सिर्फ इंक्रीज हुआ है कितने 10,000, तो इंक्रीज वाले कॉलम में लिख दीजिए ऐसे, इधर जैसे। इस प्रकार से आगे भी आपको वैल्यू पुट करके करना। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। और करंट एसेट्स में अब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ये नहीं बताएगा कि ये करंट एसेट्स है, ये फिक्स एसेट्स है, वो आपको अपना नॉलेज रखना है कि भी करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं। जैसे ये है, ठीक है, करंट एसेट्स में है जिसका बेनिफिट हम मैक्सिमम 12 मंथ तक ले सकते हैं, डेट इज करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज है जो एक्सपेंसेस जिसका आपने खर्चा किया है उसका बेनिफिट आपको 1 वर्ष तक मिलता है, वो करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, बीआर है, प्रीपेड है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये सभी करंट एसेट्स, ठीक है। अब इनका टोटल कर देते हैं और ऐसे लाइन कर देते हैं। जैसे मैंने कहा इधर लाइन नहीं करनी, जैसे मैं फॉरवर्ड बताता ना तो उस पर अपने को स्टूडेंट ध्यान रखना होता है। बाद में आप अपनी कार्रवाई करते उनका भी टोटल करते, तो देखिए यहाँ तक किया मैंने। इसके बाद अपने को क्या करना है, बी कौन लेना है, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। आप इतना नोट करिए कि करंट लायबिलिटीज आपको और ले पाते हैं। क्रेडिटर्स, डीपी, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटीज, ये सभी यहाँ है। और फिर लिखना है टोटल बी, टोटल बी। जैसे टोटल ए किया था वैसे टोटल बी लिखना है। क्रेडिटर्स है, बीपी है, शॉर्ट टर्म लोन है, आउटसाइड लायबिलिटीज है। इसी प्रकार से आउटसाइड लायबिलिटीज जो भी आपको मिले, आउटसाइड एक्सपेंसेस है, उसे भी आपको लिखने हैं। अब टोटल बी करना है। इसके भी एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे 1,000 या 10,000 और ये 20,000, ठीक है। ये देखिए अब आपको पूछोगे क्रेडिटर्स है वो लास्ट थे 10,000, अब कितने हो गए 20,000, कितने इंक्रीज हो गए 10,000 से इंक्रीज हो गया 10,000। कहाँ लिखेंगे, अब आपको सर कहाँ लिखना है, इंक्रीज हुआ इंक्रीज में लिख दीजिए। तो बेटा आप इंक्रीज में नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज में लिखना है। अब आप ये थोड़ा कंफ्यूज रहेगा कि सर ये लास्ट ईयर क्रेडिट्स थे 10,000, करंट में हो गए 20,000, तो आप इंक्रीज हुआ है ये तो 10,000, इसलिए आप इंक्रीज वाले में लिखिए, आपने गलती से डिक्रीज में लिख दिया है। तो बेटा ये डिक्रीज में ही लिखना है, इंक्रीज में नहीं लिखना है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है, तो ये करंट लायबिलिटीज है,
इससे हमारे फंड क्या हुए, डिक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर मांगने वाले 10,000 थे, अब वो हो गए हैं 20,000। इससे हमारा फंड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ असेट्स स्टॉक था मेरे पास 10,000, लास्ट ईयर 20 है, ये मेरी संपत्ति बढ़ी है, पर ये क्या है, करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटी लास्ट ईयर मेरे पास 10,000 ही थी, अब 20,000 है, इसलिए 20,000 मेरे क्या हो गई, फंड डिक्रीज हो गए। इसलिए डिक्रीज में लिखना है, कहने का मतलब रिवर्स करना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 50, 20। अब देखो लास्ट ईयर 50 थे, अब कितने रहे हो, 20,000। तो डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज में नहीं लिख के कहाँ लिखेंगे, इंक्रीज। बिल्स पेबल लास्ट ईयर 50,000 थे और वो अब कितने हो चुके हैं, 20,000। इससे मतलब डिक्रीज हुए हैं, तो दिमाग में तो ये आता है डिक्रीज है तो डिक्रीज में लिख देते हैं 30,000, बट वो इंक्रीज में लिखने हैं क्योंकि ये करंट लायबिलिटीज है। डिक्रीज हुए, लास्ट ईयर हमने बिल मांगने वाले ये मान लीजिए कितने थे, 50,000, अब 20,000। बेनिफिट हुआ ना आपका, फंड इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। यहाँ लिखिए, अपने को तो फंड का ध्यान रखना है, फंड इंक्रीज हुआ है, फंड डिक्रीज हुआ है, उसकी ही एनालिसिस अपने को करनी है। तो ये इतना नोट करिए, उसके बाद इसको क्लोज कर दें। जैसे मैंने फॉर्मेट लिखा है वैसे ही आपको नोट करना है। नोट करने में आप सही नोट नहीं करते ना, तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आप मिस्टेक करते हो। देखिए जैसे मैंने कर रखा है वैसे ही आप करोगे। इसके बाद नीचे अपने स्पेस लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसके नीचे आपको नोट करना है। कभी कुछ विद्वान है वो सोच रहे हैं कि सर मिस्टेक हो गई यहाँ से, उसको आप अपने रजिस्टर में क्लीन मत कर देना। ठीक है, इसके नीचे आपको और लिखना है। ठीक है, वो ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इसलिए अपन ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन हो सकता है आपके समझ में आए, ऑफलाइन होता तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाता। तो ध्यान रखना है ये ए और बी था, अब उसके नीचे ही आपको और लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। अब वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी में यहाँ इंक्रीज ओब्लिक डिक्रीज, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हो आप, डिक्रीज भी लिख सकते हो। वो कहाँ से देखेंगे, ए और बी वाला पॉइंट है उसमें देखेंगे इंक्रीज है या डिक्रीज, उससे पता चलेगा इंक्रीज है डिक्रीज। वो अपने को यहाँ लिख के और फिर अपने को ऐसे टोटल कर देना। ठीक है, इधर वाले का भी टोटल कर देना है और फिर ऐसे कंप्लीट कर देंगे। अब इंक्रीज डिक्रीज है वो अपन देख लेंगे, इंक्रीज है तो डिक्रीज है वो करके अपन और उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को इंक्रीज डिक्रीज की कार्रवाई अपने को देखनी है कि इंक्रीज वर्किंग कैपिटल होता है तो अपने को सबसे पहले तो क्या करनी है, नेट वर्किंग कैपिटल देखना है, नेट वर्किंग कैपिटल। फिर इंक्रीज हो तो इंक्रीज की कार्रवाई कर देना और डिक्रीज हो तो डिक्रीज की कर देना। ठीक है, वो यहाँ पर अपने को ऐड करना। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद इंक्रीज है या डिक्रीज है अपन देखेंगे ए माइनस बी करके, उसके बाद डिसीजन करेंगे इंक्रीज हुई है डिक्रीज, और उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। अब स्टूडेंट अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो इंक्रीज डिक्रीज होता है इसका करना क्या है, ये लास्ट पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है उसमें आपको लिखना है। इंक्रीज और डिक्रीज का जो रिजल्ट आएगा, इंक्रीज जैसे 10,000 इंक्रीज है तो इंक्रीज वहां ले जाएंगे, डिक्रीज है तो डिक्रीज ले जाएंगे। ध्यान रखना है कि ये ट्रांजेक्शन वहां अपने को लिखना है, इंक्रीज डिक्रीज वाले ट्रांजेक्शन।
ठीक है। तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी आ सकता है, ठीक है। एक आएगा इंक्रीज है या डिक्रीज, तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको लिखना है कितना इंक्रीज है या कितना डिक्रीज है, ठीक है। वहां पर एप्लीकेशन साइड है और एक सोर्स साइड है, तो वहां लिखना है। जब स्टेटमेंट अपन क्रिएट करेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से अपने को लिखना है। तो इस प्रकार से अपने को ये स्टेटमेंट तैयार है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपको मिस्टेक नहीं होगी मेरे आइडिया से। जो आपने लिखा है ये वापस नहीं लिखना, यहाँ आप लिखोगे नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, ए माइनस बी करके यहाँ लिख दोगे, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ मान लीजिए 10,000 है, यहाँ 12,000, तो इंक्रीज हुई है। यहाँ 12,000 है, यहाँ 10,000 है, तो डिक्रीज हुई है। तो यहाँ इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, ठीक है। जहां भी कहने का मतलब यहाँ 10,000 है, यहाँ 12,000 है, तो इसके नीचे 2,000, क्लियर। यहाँ 12,000 है, यहाँ 10,000 है, तो इसके नीचे 2,000 लिखने हैं। तो आप इंक्रीज डिक्रीज देख लेना। जैसे लास्ट ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज बोलेंगे, और लास्ट ईयर से करंट ईयर में डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज बोलेंगे। तो ये आपने को ये एक साइड में लिखना है। जैसे यहाँ लिख दिया तो इधर नहीं लिखना है, इधर लिख दिया ये। उसके साथ अपने को क्या करना है, इधर भी ये टोटल कर देना है। इनका जो अंतर आएगा इंक्रीज डिक्रीज वो ही उधर इंक्रीज डिक्रीज वाले कॉलम में आएगा। तो यहाँ जो अंतर आएगा आपका जैसे 10,000 उधर भी वही अंतर आपको मिलेगा, तो उसको टोटल को इक्वल कर देगा, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉलम है तो लास्ट में टोटल करना है। तो लास्ट में जो टोटल करेगा तो अंतर आएगा, कितना अंतर आएगा, यहाँ पर जो अंतर है वो ही वहां पर अंतर आपको डिफरेंस मिलेगा। वो डिफरेंस से वहां लिख के वो कॉलम में लास्ट में टोटल करते हैं उनको ए और बी के। जैसे ए का टोटल किया, बी का किया, तो उसको इंक्रीज डिक्रीज वाले कॉलम को आपको नहीं करना है। समझ में आ रही है बात। इंक्रीज डिक्रीज वाले कॉलम को आपको ये नहीं करना है और आपको करना है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो बात करते हैं, इतना नोट करिए आप। तो ये अपना जो फर्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। जैसे ये सेक्शन सी में आता है, और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आता है वो कितने का होता है, 20 मार्क्स का होता है, 20 नंबर का होता है ना। 20 नंबर के जो मार्क्स में होता है, तो 20 नंबर में आपको ये 5 नंबर के लिए ये होता है, ठीक है। इस 5 नंबर में किसी के कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रत्येक स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि इसमें अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। समझ में आ रही है ना। इसमें तो आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है वहां से करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज यदि आपको पता है तो इसमें वैल्यू पुट कर देना, और वैल्यू पुट करके टोटल ए टोटल बी करना है, ए माइनस बी कर देना, वर्किंग कैपिटल आएगी और इंक्रीज डिक्रीज देख लेना। तो कहने का मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट यही काम किया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन, और ये काम सभी बच्चे कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि करंट एसेट क्या है और करंट लायबिलिटीज क्या है। और उसके बाद आगे अपन पॉइंट नंबर 2 में बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल स्लो स्पीड में आपको बताया है, और पूरी बातें मैंने क्लियर कर दी है। इंक्रीज वाले कॉलम में डिक्रीज में करंट एसेट्स को ध्यान में रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज में रिवर्स करना है, ठीक है। तो ये आप नोट करिए। प्रत्येक क्वेश्चन अपन जब भी स्टार्ट करेंगे ना तो मैं आपको कहूँगा कि भी फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में
बच्चे क्या करते हैं, फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। अभी तो ऑनलाइन क्लासें हैं, ऑफलाइन क्लासें होती है ना, तो बच्चों को मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट कर लीजिए, उसके बाद अपन अकाउंट क्रिएट करते हैं। मोस्टली फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो ही क्रिएट करना होता है। जिनके ये बात कंसेप्ट क्लियर होते ना, वो उसको 2-5 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। इसलिए आपको ये बातें सभी समझ में आ गई होगी। आप अपनी बुक से ये काम करना। यदि आपको पता नहीं है कि करंट एसेट में सर क्या क्या आते हैं, मेन तो मैंने बताए हैं, तो आप अपनी बुक में ही देखना। करंट एसेट्स की लिस्ट बना रखी है, करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम आते हैं, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आइटम आते हैं, वो देख लेना। ठीक है, आई थिंक आपको पता ही है ये सभी, ये करंट एसेट क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, ये सभी आपको पता है। तो नेक्स्ट क्लास में यही कंटिन्यू रहेगा अपना, अकाउंट कैसे क्रिएट किए जाएंगे, और उसके साथ ही अकाउंट के साथ ही फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे क्रिएट किया जाएगा, ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।